जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं सभी को यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस बाकी हैं, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, सबकी तैयारी करा रही हूँ। जिसमें मैंने आपको जीएस सेकंड, जो मेंस का जीएस सेकंड है वो स्टार्ट किया है, जो है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में मैंने 2 क्लासों में जो भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, वो कराया है। 2 क्लास में वो कंप्लीट कराया। देन तीसरी क्लास में मैंने शुरू करा था भारतीय संविधान की विशेषताएं, मतलब कि 3 लेक्चर मैंने अपने ईपीएस बाय प्रीति सिंह चैनल पर डाल रखे हैं, तो जाके आपको वो देखने हैं। उससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन ना ही पीटी में और मेंस में भी आप वो मैंने ऐसे पॉइंट्स डिज़ाइन किए हैं, अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेते हैं या तैयार कर लेते हैं तो आप उनमें मेंस में भी आराम से अपनी आंसर राइटिंग में हेल्प लेके अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये मेरा 4th लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। आज मैं इसमें आपको भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो मैं आपको पूरा कराने जा रही हूँ। जिसमें कि आपको पता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को भी बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस की साइट पे जाके यूपी पीसीएस का सिलेबस डाउनलोड करना है, उसे पीडीएफ फॉर्म में निकलवा के उस पर 2 दिन काम करना है। मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझ लेना है कि जीएस फर्स्ट में जो कि इतिहास, भूगोल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसमें कैसे क्वेश्चन पीटी में, मेंस में पूछे गए हैं। जीएस सेकंड जो कि है अपना इंडियन पॉलिटी का, उसमें कितनी यूनिट है, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं वो आपको देखने हैं। थर्ड जो अपना जीएस सेकंड है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। फोर्थ जो एथिक्स से रिलेटेड है। ये सब आपको तभी पता चलेगा दोस्तों जब आप यूपी पीसीएस के सिलेबस पे अच्छे से 2-3 दिन काम करेंगे। तभी आपको दोस्तों जब आप क्वेश्चन करेंगे या जब आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूपीएससी और यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या छोड़ना। क्योंकि बहुत सारा, मैंने आपको पहले भी बताया, इतना वास्ट सिलेबस है दोस्तों। हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है और इकोनॉमी पढ़ना है। इतने सारे दोस्तों जीएस के सब्जेक्ट है। अगर आप डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप कहीं अनवांटेड चीज़ें पढ़ लेंगे जो कि अपने किसी लाभ की नहीं है, वो हमें किसी भी जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों आज फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको सिलेबस निकलवाना है, उस पर काम करना है। देन आपको क्या करना है, देन आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं, चाहे वो यूपी, जो मेरे दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर देखने हैं, वो 5 साल के प्रीवियस ईयर देखें आराम से, तो उनको डिमांड समझ में आ जाएगी। जो मेरे दोस्त स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस, मैंने यूपी पीसीएस आपको पता है सन 2022 वाला दिया था, जिसमें मेरा सी सेट में 2 नंबर से रह गया था, तो मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों प्रीवियस ईयर को करा है। तो मुझे पता है यूपी पीसीएस की डिमांड क्या है, क्योंकि दोस्तों यूपी पीसीएस में मैं बता दूं जो सन 2022 वाला ही था, जैसे मैंने 10 सालों के प्रीवियस ईयर करे हैं, तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस देने को कह रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से करने हैं, क्योंकि उससे 50-60% अगर हमारे कवर हो रही हैं चीज़ें, बाकी कितना बचा, 60%, 50% बचा, तो वो बाकी हम जो जीएस के करंट अफेयर्स हैं उससे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगेन यही है कि आपको सिलेबस निकलवाना है, उस पर काम करना है, देन आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से देखना है। आज जैसे मैं आपको संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण कराने जा रही हूँ, तो दोस्तों ये मैंने अच्छे से प्रीवियस ईयर देखे हैं, जैसे मैंने उन पर अच्छे से काम कर रखा है, तो मुझे पता है कि यूपी पीसीएस की डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आने की संभावना है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन लिए हैं संविधान सभा और भारतीय संविधान के निर्माण से, और जो आने की संभावना है वो भी मैंने पूरे अच्छे से नोट किए हैं। तो आज मैं आपको पूरा जो भारतीय संविधान सभा है उसमें कितनी बैठक हुए, उसके गठन का विचार किसके माइंड में आया, किसने दिया, ये सब, और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने वर्ष लग गए, कौन कौन इसमें सम्मिलित थे, तो आज मैं वो सब आपको कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर।
जो कि है संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान सभा करते हैं पहले, फिर संविधान सभा का जो निर्माण प्रोसेस है वो करेंगे। दोस्तों संविधान सभा में पहले ही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, भारत में संविधान सभा के गठन, आपको फोकस करना है, गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन पहला यूपीपीसीएस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्या है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो 3-4 ऑप्शन में होंगे, एमएन रॉय, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम दिया था एमएन रॉय ने। किसने दिया था दोस्तों, एमएन रॉय ने। और कब दिया था ये भी आपको याद रखना है, कई बार डेट से भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है, ऐसे दे देंगे 1934, 1935, 1936। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1934 में। कब हुआ पता चल गया, 1934 में। किसने किया, एमएन रॉय ने। दोस्तों आप सभी को पता है प्रीति मैम के पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं 360 डिग्री से पढ़ाती हूँ कि जैसे संविधान सभा है तो उसका हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से मतलब पोस्ट मास्टर ही कर देते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो अपना एक भी बाहर नहीं जाएगा। जब हमें सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दें तो हम तो राइट ही करके आएंगे। तो जैसे संविधान सभा का मैंने बता दिया, इसके विचार किसके माइंड में आया, तो एमएन रॉय। कब इसका गठन हुआ, तो आपको याद रखना है 1934 में। दोस्तों एक और पूछेंगे, 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, ऐसे आएगा दोस्तों क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव स्वराज पार्टी में कब दिया गया। तो आपको याद रखना है 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मैं संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे वो बताने जा रही हूँ। संविधान सभा, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, टोटल मेंबर डायरेक्ट किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे यूपीपीसीएस है, मतलब जितने स्टेट पीसीएस है उनमें, या फिर जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि एसएससी है, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई और दिल्ली का एसआई सीपीओ, तो उनमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या ही पूछ लेंगे, तो कितनी है आपको याद रखना है, 389। कितनी है दोस्तों संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, 389। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऐसे दे देंगे 389 है, 340 है, 380 है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य संख्या है अपनी 389। अब ये भी दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड है सदस्य संख्या। 296 है ब्रिटिश भारत की और 93 दी गई है सीटें देसी रियासतों में। तो ये 2 पार्ट में बांटी गई थी, 296 दी ब्रिटिश को और 93 दी गई थी सीटें देसी रियासतों में। तो इनका डिवाइड कर दिया गया था। डिवाइड से बेशक ना पूछे, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों, इसकी संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा है तो रिपीट हो सकता है। तो आपको एकदम टोटल पे ध्यान रखना है। ये जो टोटल संख्या 389, डिवाइड अगर याद कर सको तो कर लेना, 296 और 93। मूव करते हैं दोस्तों इसी का जो ये और बता देती हूँ। संविधान सभा दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ऐसे आएगा। जो संविधान सभा है वो किसका परिणाम थी, ऐसे आएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जो भारतीय संविधान सभा है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। किसका दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। दोस्तों अब ये हो गया। अभी मैं बताने जा रही हूँ जो पीसीएस में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट भी पूछते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं वो बताने जा रही हूँ। संविधान सभा की जो बैठक है दोस्तों उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस में बल्कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी। दोस्तों पहले भी अपनी जो मैंने लेक्चर डाले हैं यूपीएससी पीसीएस के लिए उसमें भी बताया, आज फिर बता रही हूँ। सिर्फ दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बदलती है और बाकी जो
उसके पूछने का तरीका होता है, किसी में लॉन्ग स्टेटमेंट दे देते हैं, किसी में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट कैसे, जैसे यूपीएससी है, आपको पता है वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन मानी जाती है, मानी क्या जाती है, और है भी वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन अपनी यूपीएससी देन पीसीएस। तो आपको पता है यूपीएससी लेवल है, टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो टफ क्वेश्चन भी बनेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, यूपीएससी में स्टेटमेंट लॉन्ग आती है, स्टेटमेंट लॉन्ग आएंगी, और जैसे एक क्वेश्चन फ्रेम किया उसकी जो स्टेटमेंट होती है दोस्तों वो 4-5 होती हैं। जैसे भारतीय संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, उसमें कुछ और आगे ऐड कर देंगे। और जैसे पीसीएस में है दोस्तों, पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे ऐसे पूछ लेंगे जो संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। और फिर आगे जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, मैं बताने जा रही हूँ कैसे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, वो भी बताऊंगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे संविधान सभा है दोस्तों, डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, तो आपको ध्यान रखना है 3 हुई थी। इसमें पूछेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऐसे दे देंगे ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक हुई थी अपनी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू में पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अब इससे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक पता चल गई कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके अध्यक्ष से पूछते हैं दोस्तों, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्या दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा है उसके प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रथम जो भारतीय संविधान सभा की बैठक थी जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, इसका दोस्तों बहिष्कार किया था, तो कई बार पूछ लेते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया, तो दोस्तों 3-4 ऑप्शन में होंगे, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या हिंदुओं द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें इस बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया था। तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग द्वारा। थर्ड कैसे बनेगा दोस्तों, प्रथम बैठक में हिस्सा कितने सदस्यों ने लिया, हिस्सा अगर आए तो आपको याद रखना है 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। दोस्तों ये हो गया भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिस पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करा दिए। अब इससे जितने चाहे फिर अस्थायी अध्यक्ष से आ जाए, बहिष्कार से आ जाए, या इसके मेंबर पूछ ले, आगे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो चाहे वो यूपीएससी में पूछ ले, पीसीएस में पूछ ले। तो अपने को प्रथम जो बैठक थी इससे सारी जानकारी मिल गई है, तो कैसे भी आए तो हम अपना राइट ही करके आएंगे। तो दोस्तों मूव करते हैं भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक पर जो कि हुई थी। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में देंगे 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में, यूपीएससी में और जो अपने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों इसके स्थायी अध्यक्ष से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दोस्तों यूपीपीसीएस में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो आपको याद रखना है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब
एक चीज और बता दूं, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष बने थे, ये निर्विरोध बने थे, मतलब कि इनका किसी ने विरोध नहीं किया था। ये जैसे होते हैं ना, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर संजीव रेड्डी, डॉक्टर संजीव रेड्डी। तो आपको ध्यान रखना है वो निर्विरोध चुने गए थे, उनका भी किसी ने विरोध नहीं किया गया था। उसमें ये जो क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति जी का, ये पीसीएस में पूछा गया था कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो डॉक्टर संजीवा रेड्डी जी, नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे दोस्तों, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो निर्विरोध चुने गए थे, तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये है, जैसे दूसरी बैठक है कब हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष हमें पता चल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये क्या दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया था कि भाई ऐसा हुआ कि संविधान सभा के इनको अध्यक्ष बना दिया जाए परमानेंट, तो सबने बोला हाँ बना दो, किसी ने विरोध नहीं किया। तो स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूव करते दोस्तों, इसके अध्यक्ष से पूछा गया, मैंने बता दिया यूपी पीसीएस में पूछा गया था, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। क्या पता अब आगे उपाध्यक्ष से पूछ ले, तो उपाध्यक्ष भी बता देती हूँ। दूसरी बैठक के दोस्तों उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी आए ना उपाध्यक्ष, तो आपको लगाना है एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों थर्ड है संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक दूसरी बैठक जो कि हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, इसके संवैधानिक सलाहकार पूछे जाएंगे। तो अगर संवैधानिक सलाहकार आए तो आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है, बी.एन. राव। किसे नियुक्त किया गया था, ऐसे पूछेंगे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसमें संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, तो 3-4 ऑप्शन में होंगे, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मैं 3 स्टार लगा देती हूँ। संवैधानिक सलाहकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अब इसकी जो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया था अंतिम बैठक से, क्योंकि पहली तो सभी को याद हो जाती है, दूसरी भी कर लेते हैं, लेकिन जो अंतिम बैठक है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछे तो आपको लगा देना 24 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों ये होगी 3 बैठकों से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, तो जैसे भी फ्रेम होके आएगा आपको राइट करके आना है। अब दोस्तों 13 दिसंबर 1946, ये डेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है वो बताने जा रही हूँ, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव, ऐसे क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये पीवाईक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या पता रिपीट हो जाए, क्या पता और तरीके से आ जाए। तो आज हम उद्देश्य प्रस्ताव को हर डायमेंशन से समझेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव से दोस्तों पहले ही क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद रखनी है। 13 दिसंबर 1946 जहां भी आए तो आपको लगाना है उद्देश्य प्रस्ताव। ऐसे पूछेंगे भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों मूव करते हैं, अब कैसे किसने प्रस्तुत, ये तो हमें पता चल गया कब किया। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसने किया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, आखिरकार प्रस्तुत किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब जवाहरलाल नेहरू कौन है, ये तो आप सभी को पता होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे अपने, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब ये हो गया। अब दोस्तों इससे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसके स्थायी अध्यक्ष पूछेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्देश्य प्रस्ताव के स्थायी अध्यक्ष थे। अब सेकंड कैसे बनेगा, अस्थायी अध्यक्ष, ये परमानेंट अध्यक्ष हो गए, ये नॉन परमानेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष को भी ध्यान में रखना है, ये थे एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी।
और संवैधानिक सलाह तो आप सभी को पता है, ये है BN राव जी। कौन दोस्तों? BN राव। दोस्तों ये थे संविधान सभा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, जैसे PYQ में UPSC और PCS लेवल में पूछे गए हैं। दोस्तों ये सब वही क्वेश्चन है, इनसे बाहर संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा PT में। तो आपको दोस्तों ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मैंने एकदम फ्रेमिंग करके कराया, आपको जैसे हो आप दोस्तों, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपने साथ जब आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो अपना पेन और पेपर लेकर बैठे, साथ साथ चीज़ों को नोट करते चलें। ये ना सिर्फ दोस्तों आपको PT में हेल्प करेंगे बल्कि इसमें से आप कुछ पॉइंट्स अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने नोट्स तैयार करने, ताकि जब हमारा जून में पेपर होगा तो हम अपना सिर्फ रिवीजन करें। दोस्तों देखो, मैंने ये कहानी के तौर पर नहीं समझाया है, मैंने चीज़ों को आपको एकदम पैराग्राफ में नहीं समझाया, पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ कि सप्लाई दूँ, क्योंकि फ़ायदा तभी है दोस्तों जब हम डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे। पढ़ने को कहानी तो बहुत हर किताब में, लक्ष्मीकांत है और बुक्स हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, तो सारी चीज़ों को हम एकदम नहीं कवर कर सकते ना। उसमें से ये तो नहीं सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, हमें तो वही करना है जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, जो पूछी गई है और जो पूछने की संभावना है। तो दोस्तों हम इसी बेस पर मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ, जैसे पूछे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर कर रखे, तो मुझे बहुत आइडिया है कि भाई कैसे क्वेश्चन बने हैं और कैसे बन सकते हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आपको भी डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है। देखो मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है UPSC PCS का सिलेबस इतना वास्ट होता है। हमें इतिहास पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना होता है और अपना ये साइंस टैग पढ़ना होता है, तीनों साइंस पढ़ने होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम मतलब अगर सभी पढ़ेंगे तो वो नहीं हो सकता। तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, अपने को वही कवर करते हुए चलना है। इस मंथ दोस्तों मैं पूरा जो इंडियन पॉलिटी है वो पूरा कवर करा दूंगी, तो नेक्स्ट मंथ से फिर हम कोई नया सिलेबस शुरू करेंगे। तो 1 महीना लगेगा इसमें, इंडियन पॉलिटी में अपना ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको भारतीय संविधान सभा समझाया, अब मैं आपको करा रही हूँ संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया कि आखिरकार संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या प्रोसेस थी। दोस्तों इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, ये सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था। तो दोस्तों ये UPSC लेवल में नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन, ना ही PCS लेवल में, लेकिन ये जो UPSSC पैट का एग्ज़ाम होता है, SSC CHSL का हो गया, MTS का हो गया, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सभी जो भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं, अभी दिल्ली पुलिस के हुए या UPSI का हुआ था, तो CPO वगैरह का होता है, तो मैं देखती रहती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे, एनालाइज करवाते हैं ना वो हर शिफ्ट का, तो मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे डिमांड पता है। तो ये सिर्फ ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है दोस्तों, ना सिर्फ UPSC PCS को हेल्प करेगी, बल्कि जो मेरे दोस्त और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की SSC CGL UPSI का सपना है किसी का, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये हेल्प करेगी बस। और जैसे अंतर होता है मैं बताती जा रही हूँ कि UPSC में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ज़्यादा लंबी लंबी स्टेटमेंट होती है, ज़्यादा जानकारी, मतलब नीचे भी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी होंगी, और PCS में थोड़ी और फैक्चुअल होती हैं, और इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे दोस्तों यही पहला क्वेश्चन है संविधान निर्माण प्रक्रिया से, जैसे संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, कि जो संविधान सभा है उसको संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन UPSSC पैट में जो जैसे वीडियो के लेखपाल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो अपने संविधान निर्माण में संविधान सभा को लगे थे दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बना है। अब ये तो हमें पता चल गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये तो ऑलमोस्ट सभी को टिप्स पे होता है, मतलब रटा होता है कि भाई संविधान निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। अभी इससे दोस्तों ये नहीं पता होगा बहुतों को कि इसमें टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, टोटल अधिवेशन कितने हुए थे। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ, इसमें टोटल अधिवेशन हुए थे 11। और जो दोस्तों 11वां अधिवेशन था, इसके अंतिम दिन मतलब कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगर ये आए संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो आपको लगाना है
26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और अगर आए कि कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए, तो आपको ध्यान रखना है 11 अधिवेशन। तो दोस्तों ये अपना तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण से क्या बनेगा? भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है BN राव जी। BN राव की मैं फुल फॉर्म बताने जा रही हूँ कि BN राव, BN का मतलब क्या है? तो दोस्तों BN का मतलब है बेनेगल नरसिंहा राव। तो जब भी संवैधानिक सलाहकार पूछे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार पूछे, तो अपने को लगाना है BN राव। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। क्या दोस्तों? अगर आए भारतीय 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को, या ऐसे आए भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और या आत्मर्पित कब किया गया? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों PYQ में पूछा गया, PCS में, UP PCS में, कि जो भारतीय संविधान है, ऐसे क्वेश्चन बना था, मेरे को ध्यान आ रहा है। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये 3 वर्ड आए। अंगीकृत आए, आत्मर्पित आए और ये अधिनियमित आए। तो आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था या कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कब किया गया? तो ऐसे देंगे 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों आपको कुछ इधर उधर नहीं देखना, 3 वर्ड आए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो सीधा लगाना है कि ये तीनों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, PYQ में दोस्तों पूछा गया था। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा? भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया? तो आपको डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सभी को पता होगा, संविधान पूर्ण रूप से लागू अगर लागू आए, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। एक दोस्तों स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये स्टेटमेंट दोस्तों किसने कही थी कि जो ये संविधान सभा वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत? ये स्टेटमेंट किसने दी थी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये दोस्तों स्टेटमेंट, जैसे कि नेट JRF वगैरह के एग्जाम होते हैं या UPSC और PCS लेवल में भी ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। स्टेटमेंट बेस भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अपने को ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों कांग्रेस की, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लिया है मैंने संविधान सभा की संविधान निर्माण संबंधी कार्य समिति कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण में जो प्रक्रिया हुई थी उसमें कौन से कार्य किसको सौंपे गए थे? तो ये मैं कराने जा रही हूँ। ये दोस्तों ये बड़ी समितियां हैं और ये इसके अध्यक्ष हैं। जैसे पहली है संघ शक्ति, अगर संघ शक्ति आए, संघीय संविधान समिति आए, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। क्या दोस्तों? संघ शक्ति आए या संघीय संविधान समिति आए, तो आपको लगाना है इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है दोस्तों प्रांतीय संविधान प्लस FR का मतलब दोस्तों है फंडामेंटल राइट, प्लस ये जो अल्पसंख्यक वाला है ना दोस्तों, ये UP PCS में पूछा गया था पिछले साल, तो ये आपको ध्यान रखना है। UP PCS में ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रांतीय का नहीं, प्रांतीय मैं बताने जा रही हूँ, प्रांतीय संविधान आ जाए या फंडामेंटल राइट मतलब FR मतलब फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार आ जाए, प्लस अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति आ जाए, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रीवियस ईयर में UP में क्या पूछा गया था दोस्तों कि अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में था जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जहां पर भी अल्पसंख्यक
संबंधी परामर्श समिति आए, तो आपको लगाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये अपना एक तैयार हो गया। एक है दोस्तों थर्ड है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये थे बड़ी समितियां और इनके अध्यक्ष से क्वेश्चन। दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन ना सिर्फ पीसीएस में बल्कि यूपीएससी लेवल तक भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं। एक है कब और क्या अपनाया गया। यहाँ से भी दोस्तों पीसीएस में पिछले साल ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, वो मैं कराने जा रही हूँ आपको। ये पूछा था राष्ट्रीय गान से, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत से, कि स्टार्टिंग से ही करा देती हूँ। जैसे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? क्या बनता है दोस्तों क्वेश्चन? ये मतलब यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर देखे हैं मैंने, तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज से भी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत से, तीनों से ही क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू में जितने 10 ईयर के क्वेश्चन है कभी ना कभी ये देखने को मिले हैं। तो ये अपने को तैयार करके चलना है, क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। तो मैं सारे कराने जा रही हूँ जो जब जिसको अपनाया गया था। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसे आएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों पहले ही है ये, तो आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। सेकंड दोस्तों, सेकंड है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित या ग्रहण की गई। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की गई, तो दोस्तों ये की गई थी 1949। राष्ट्रमंडल आए तो आपको ध्यान रखना है 1949 में। अब दोस्तों ये जो तीसरा, इस पे 3 स्टार लगा लेना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 में 3 चीज़ों को अपनाया गया था। वो क्या क्या थी? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? अगर ये आए तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। अगर आए राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो तब भी आपको 24 जनवरी 1950 ही लगाना है। और एक है राजेंद्र प्रसाद जी का फर्स्ट प्रेसिडेंट रूप में चुनाव भी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने ये बताया, ये पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और ये आने की संभावना भी है। तो दोस्तों ये थी आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास, यूपीएससी पीसीएस को कवर करेगी। बाकी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये फैक्ट्स के तौर पर आप इस क्लास को देख सकते हैं। आप सभी की बहुत मदद होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल की क्लास में। एक हो गया दोस्तों, आज मैंने क्लास ये शूट की थी 1 घंटे की इससे पहले, लेकिन पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो वो शूट ही नहीं हुई। अभी मैंने जस्ट देखा, मेरे को अपलोड करनी थी तो देखा तो क्लास मतलब एकदम मूड सा हिल जाता है, क्योंकि एक एनर्जी होती है इंसान की, अपना जैसे पहले शूट करते तो अपना 100% देते। इस क्लास में मैंने 100% दिया है, लेकिन एक एनर्जी होती है ना जो, अब उसमें जो एनर्जी लगाई तुरंत चीज़ें माइंड में आती जाती है, तो मैं एकदम आपको वो इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्योंकि बोर्ड पे एक आपको पता है इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख सकती। जितना लिखती हूँ पॉइंट्स में लिख देती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें ओरली बताई थी। मन की ये तो मैं बोलती हूँ कि आप अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो दोस्तों पेन पेपर लेके बैठना है, जैसे मैं चीज़ें बोलती हूँ तो आप वो एक्स्ट्रा चीज़ें नोट करते हुए चले। और दोस्तों वो बस क्लास का हो ही गया, मतलब गैलरी में भी देखा जहाँ से शूट की थी ओपन कैमरे से, उसमें भी देखा, लेकिन वो क्लास मिली नहीं। फिर 1 घंटे की क्लास मैंने शूट की थी वो, फिर मन की अब क्या करे, तो क्लास तो मुझे लेनी थी क्योंकि बोर्ड पे मैंने लिखी है चीज़ें। अब कल तो भाई दूज है, आई थिंक कल तो मैं क्लास लूँगी नहीं, करंट अफेयर की लूँगी। इसको इंडियन पॉलिटी को मैं परसों से कंटिन्यू करूँगी। तो दोस्तों बस यही हुआ, आज हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सब चलता रहता है लाइफ में, लेकिन क्लास तो लेनी थी। अभी मैंने ये आपको जो भारतीय संविधान सभा है और इसका निर्माण कैसे हो वो पूरा कंप्लीट करा दिया। जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। तो इससे बाहर दोस्तों भारतीय संविधान सभा से और जो भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। दोस्तों देखो ये मेहनत ही होती है एक टीचर की। अभी पहले मैं खुद नोट्स तैयार करती हूँ, 3-4 सोर्स आपको पता है मैं फॉलो करती हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, 2-3 सोर्स और हैं, किसी दिन बुक लिस्ट बताऊंगी तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो नाइट में ये सब तैयार करती हूँ अपना, फिर बोर्ड पे लिखना होता है अच्छे से फ्रेम करके कि मैं बच्चों को कैसे एकदम सरल भाषा में, क्योंकि मेरा तरीका आपको पता ही है,
एकदम देसी है और मैं सोचती हूँ कि एक गाँव का बच्चा भी ये चीज़ें समझ पाए एकदम सरल और सहज भाषा में। तो दोस्तों बस आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेहनत तो ठीक है यार, एज़ अ टीचर सबको ही करनी पड़ती है और मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटती। मैं यही कोशिश करती हूँ जितने मेरे पास दोस्तों नॉलेज है मैं उसको एकदम फैला दूँ, मतलब सबको वो नॉलेज मिले। और जो मेरे फ्रेंड्स गाँव में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है एसडीएम बनने का या डीएम बनने का या फिर डीएसपी बनने का, तो वो उसके सपने में अगर मैं थोड़ा-सा भी योगदान दे पा रही हूँ ना दोस्तों, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपसे मैं लाइक के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ जब आपको पसंद मेरा तरीका आएगा कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं और मैम बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, तो तभी लाइक करना है। लेकिन शेयर के लिए बोलूँगी दोस्तों, आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि ये वीडियो हम गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ। जिस मेरे दोस्त का एक सरकारी नौकरी का सपना है या एसडीएम बनने का सपना है, एसडीएम किसी के लिए पावर के लिए होगा, एसडीएम बनने का सपना किसी का अपना एक अलग पावर के लिए, किसी का अपने-अपने तरीके हैं, अपना-अपना जुनून है कि इसलिए बनना है, तो वो पूरा कर पाए। तो दोस्तों यही है कि फाइनेंशियली हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग। मेरी सिस्टर्स हैं जो घर पे रह के तैयारी कर रही है, गाँव से उनको परमिशन नहीं होगी बाहर आके पढ़ने की। दिल्ली में तो हर कोई आके कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ना। इवन कोचिंग क्या, मैं तो ये भी कहती हूँ कि हर कोई दोस्त ये लक्ष्मीकांत भी गाँव में अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे ही नहीं होते हैं। तो फाइनेंशियली हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो ऑनलाइन का आजकल बहुत अच्छा माध्यम है दोस्तों, यूट्यूब से हम काफ़ी हेल्प लेके अपनी, ऐसा नहीं है कभी डिमोटिवेट नहीं हो ना कि यार कोचिंग दिल्ली में ऐसा होता है, कोचिंग के बिना नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सेल्फ स्टडी से भी बहुत लोग बने हैं और हम भी बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोचिंग लेके ही एक जो स्टूडेंट है वो आईएएस का सपना देख सकता है या एसडीएम बन सकता है। आजकल यूट्यूब भी बहुत अच्छा माध्यम है। और जो आपकी किताबें, मैं तो ये कहती हूँ उनका अच्छे से यूटिलाइज़ करें, सोर्स कम रखें। अगर आप सोर्स को लिमिटेड रखेंगे ना, उन्हीं की रिवीजन करें, यही कहूँगी। और बाकी यूट्यूब से हेल्प लें तो आप ज़रूर एसडीएम और जो भी आपका सपना है वो ज़रूर साकार करेंगे। तो दोस्तों लास्ट में यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखें। तो ऐसे ही मैम आपकी पूरी यूपी पीसीएस की हम तैयारी दोस्तों जनवरी-फरवरी तक अपनी पूरी तैयारी को ख़त्म कर देंगे, देन हम रिवीजन शुरू कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। करंट अफेयर की डालूंगी, बाकी पॉलिटी को परसों से कंटिन्यू कराऊंगी क्योंकि कल है भाई दूज। तो सब अच्छे से भाई दूज बनाए, पहले ही एडवांस में हैप्पी भाई दूज। अपना खुश रहें और पढ़ाई करते रहें और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें। अगर आपके सपोर्ट से ही है दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना, उससे मुझे और उत्साह मिला है, उससे मुझे और एनर्जी मिली है। मैं कितनी भी, यहाँ तक कि मैं बीमार भी होती हूँ, मेरे माइंड में तब भी यही चलता रहता है कि मुझे क्लास लेनी है। तो दोस्तों ये सिर्फ आपके सहयोग से की वजह से ही है जो मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर रही है और मैं एकदम ऊर्जा में रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जितनी मेरे पास नॉलेज है ना, मैं सब एकदम बाँट दूँ। तो दोस्तों एक टाइम की भी लिमिटेशन होती है कि मुझे पता है आप ज़्यादा पूरी वीडियो बहुत कम बच्चे देखते हैं, आधे घंटे की देखेंगे। एक रिक्वेस्ट और करूँगी, आपको वीडियो को पूरी देखना है दोस्तों, एंड तक। पता नहीं मेरे माइंड में क्या-क्या तुरंत चीज़ें आती जाती हैं, मैं समझाती जाती हूँ। तो जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आप एकदम मेरी क्लास का लाभ उठा पाएँगे। और दोस्तों एकदम आपको सब चीज़ें नोट करते हुए चलना है, अपने नोट्स तैयार रखें ताकि एंड में हम अपना फटाफट रिवीजन करें और अपने पीसीएस को इस बार ना सिर्फ पीटी मेरा है कि सबको मेंस तक जाना है और लास्ट में अपने इंटरव्यू को पार करके अपने को अगले साल एसडीएम बनना ही बनना है। तो दोस्तों ये सपना आप मेरे साथ साकार करेंगे ज़रूर। तो बस ऐसे सपोर्ट बना के रखें। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।